हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक केम एकेडमी में स्वागत है। फिजिक केम एकेडमी, हम सारे लोग मिलके एक बैच चला रहे हैं जिसका नाम है यकीन बैच। और इन यकीन बैच के माध्यम से हम आप लोगों की जैम की सारी प्रिपरेशन करवाएंगे। और सिर्फ जैम ही नहीं, इसी के साथ साथ जेएस बीएचयू डीयू जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है सबकी तैयारी करेंगे। तो जैसे फिजिकल एकेडमी के नाम में है, तो हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का कोर्स यहाँ आपके लिए ला रहे हैं। और फिजिक्स की कड़ी में तीन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें से मेरा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक। इस मॉडर्न फिजिक्स की टॉपिक में जब मैंने शुरू किया था तो मॉडर्न फिजिक्स से किया था, जिसके अंदर जिसे आप ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हो, जिसके अंदर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके साथ साथ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के सारे कंसेप्ट्स कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, और कुछ मॉडल्स भी देखे थे हमने। इसके बाद इसी कड़ी में हमने देखा था एटॉमिक फिजिक्स। और मैंने कहा था जो केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स चल रहा है, एटॉमिक एंड स्पेक्ट्रा वाला, आप उसे भी जरूर देखिए, वो भी आपके काम का है। बीएचयू के अंदर या डीयू के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक से आते हैं, स्पेक्ट्रा से, लेजर से रिलेटेड। मैं क्वेश्चंस भले ही आपसे करवा दूंगा एक इसमें, लेकिन आप उनको भी जरूर देखिए। और इसी कड़ी में तीसरा टॉपिक था मेरा न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर जो है वो अभी अभी खत्म किया है मैंने। न्यूक्लियर के अंदर आपसे काफी सारे पीवाईक्यूज किए, और जो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो वहां पर मैंने कवर करवा दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा की चीजें हैं जो न्यूक्लियर की, वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है, इन चीजों को आप करेंगे तो आपका नेट, गेट, बीएचयू, डीयू, एचसीयू, इन जैसे एग्जाम्स का भी सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में, जिनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये काफी इजी टॉपिक से, ऐसा लगता है कि नाम से कि काफी खतरनाक होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। कुछ ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीजें नहीं है यहाँ पर। तो न्यूक्लियर मॉडल्स अभी हम देखते हैं। तो इससे पहले जब हम एटॉमिक की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमें पता था एटम के बारे में कि एटम नाम से कुछ होता है। फिर अब एटम कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स हैं। कि डाल्टन का मॉडल हो गया, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर मॉडल, चलता रहा। इसी कड़ी में जब न्यूक्लियर के बारे में डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट को लगा कि न्यूक्लियर का भी कोई ना कोई मॉडल जरूर होगा। क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर भी जैसे वहां पे एटॉमिक फोर्सेस आती है, एटॉमिक डिस्टेंस आता है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, हर चीज है। एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल्स में जाता है, तो उन हर चीज को एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियॉन्स है, उनके बीच का रिपल्शन, अट्रैक्शन, उसके बाद में जो स्पेक्ट्रा निकलता है, अल्फा बीटा गामा डीके होता है, ये सब चीजों को स्टडी करने के लिए हमें कोई ना कोई मॉडल चाहिए था। तो इसी कड़ी में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियर मॉडल को आप अच्छा कहते हैं, तो उसके अंदर दो खास चीजें होनी चाहिए। वो दो खास चीजें ऐसी है कि एक तो जो पहले रिकॉर्ड की गई प्रॉपर्टीज है उनको उसने मेंटेन करना चाहिए, और उसने खुद कुछ और एडिशनल प्रेडिक्शन करना चाहिए कि कुछ और भी चीजें मिल सकती है। जब ये दो चीजें होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये न्यूक्लियर मॉडल जो है काफी अच्छा है। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग
न्यूक्लियर मॉडल्स के जो है वो दो टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप जो है उसमें हम न्यूक्लियस को एक लिक्विड के ड्रॉप की तरह मानते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे न्यूक्लियर मतलब लिक्विड ड्रॉप की प्रॉपर्टीज होंगी, उसी हिसाब से हम यहाँ पे न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। एक ग्रुप ये है जिसके अंदर फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल्स वगैरह आते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम न्यूक्लियस को एटम की तरह ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि उसके अंदर भी शेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट ऐसे रहते, वैसी फीलिंग होती है, क्योंकि इनको भी हाफ स्पिन है। तो तो इसको एटॉमिक वाला जो कंसेप्ट है इसके अंदर आता है शेल मॉडल, फर्मी गैस, निल्सन मॉडल। तो हमारे एग्जाम के हिसाब से हमें देखना है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल। बाकी आपको कोई भी नहीं देखना है, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं। आज मैं इन्हीं दो मॉडल्स को लेके ये लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहला मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कि ये मॉडल इन भाई साहब ने 1935 में दिया था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिक्स, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दिए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप कैसे सिमिलर हैं। उन्होंने 1935 में ये चीज दी। उसके बाद बोहर और व्हीलर ने अगली उसको जो डेवलप किया वो किया 1939 में। तो जिसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब आपको इसको आप समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि लिक्विड ड्रॉप होता है, दो ड्रॉप कंबाइन भी होते हैं, कंबाइन होने के बाद उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ब्रेक भी होते हैं। ठीक है, तो वो चीज डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊंगा भी आपको। अब यहाँ पे कुछ चीजें थी कि इन दोनों में सिमिलरिटी कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लियर फोर्स था मेरा, वो सरफेस टेंशन के साथ एनालॉगस हो गया। कि हमें पता है कि लिक्विड के लेयर पे जो सरफेस पे टेंशन होता है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बंधे रहते हैं वहां पे, वो कहीं जा नहीं सकते उस सरफेस को छोड़ के। उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से बाहर जा नहीं सकते। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो तब ही वो चीज पॉसिबल होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियर का बिहेवियर है न्यूक्लियॉन्स का, एकदम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जैसे ही बिहेवियर है, जो हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो एटॉमिक मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है। वैसे ही जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो भी उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद में जैसे लिक्विड के अंदर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होता है। जब यहाँ पे न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेशन होता है, उससे अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो उसकी साइज छोटी होती है। जब हम देखते हैं किसी लिक्विड ड्रॉप का या लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, तब भी उसकी साइज थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है। तो ये भी थोड़ा सा एनालोगस पॉइंट है दोनों के बीच में। उसके बाद जैसे एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, एटम्स निकल न्यूक्लियस निकल रहे हैं, वैसे ही जब मैं अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल को बम्बार्ड करता हूँ उनके ऊपर, तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जैसे कंडेंसेशन होता है। उसके बाद जो है कि न्यूक्लियर की जो एनर्जी है और ड्रॉप्स के अंदर जो थर्मल वाइब्रेशन है, वो दोनों एनालॉगस हो गए। जैसे एक ड्रॉप, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, ये ड्रॉप है, तो इस तरह से ये ब्रेक होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस निकल जाते हैं। एक बड़ा सा ये होता है जो हमने देखा था वहां पे, 140 के आसपास एक की एनर्जी होती है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है, और 90 के आसपास दूसरे का होता है एटॉमिक मास। इन सब जो एनालॉगस चीजें थी, काफी 8-10 एनालॉगस चीजें थी, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो उनके हेल्प से मॉडल बनाया गया जिसको बोला गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इसके कुछ अजम्पशन है, जब भी कोई मॉडल आता है उससे
कुछ अजम्पशंस होंगे, उसके कुछ या तो पोस्टुलेट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद उसके कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डीमेरिट होंगे। कहीं पर उसका यूजफुल होगा, कहीं पर नॉन यूजफुल होगा। हर मॉडल के अंदर यही कुछ चीजें होती है देखने वाली। तो अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हम अजम्पशंस देखते हैं कि इसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर इनकम्प्रेसिबल ऐसा मैटर भरा है, जो भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर है उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड के अंदर होता है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड को जो होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता है। तो वॉल्यूम उनका कांस्टेंट है, तो हम उसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके ऊपर ये सेम ही लगता है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेचुरेशन की, तो न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेट हो जाता है। और जो जनरल है, इन जनरल अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो वो स्फेरिकल होता है, तो वहां पे सिमेट्री काम करती है, सिमेट्रिकली सब चीजें होती है। तो ये कुछ उसके अजम्पशंस थे। अब इन अजम्पशंस के बाद हम इनकी देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या क्या थे इस मॉडल के अंदर। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर इसने कहा था, जो प्रेडिक्शन दिया था सबसे पहले, तो उसने कहा था एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी जो दी थी वो काफी एक्यूरेटली मेजर कर पाया था ये मॉडल। जो इसने फॉर्मूला दिया था वो इसके बाद आएगा, वो सबसे कम का है, तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी जो मेजर की गई वो एक काफी हद तक क्लोज आई थी। उसके बाद इसी मॉडल में जो स्प्लिटिंग का कंसेप्ट आया, कि जैसे लिक्विड ड्रॉप स्प्लिट होता है वैसे, तो उसकी मदद से मैं अल्फा बीटा इमिशन को एक्सप्लेन कर पाया था। इस न्यूक्लियस ने फिजन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे दो न्यूक्लियर कंबाइन होके तीसरा बनाते हैं, वैसे एक स्प्लिट होके दो न्यूक्लियर बनाता है। ये चीज भी इसने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो ऐसे कुछ अच्छे काम इस मॉडल ने किए। इसके बाद ये मॉडल कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। अब वो फेल क्यों हो रहा था, तो वो कहाँ कहाँ फेल हो रहा था वो हम देखते हैं। कि ये फेल हो रहा था, जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ न्यूक्लिया होते हैं कि जिनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जिनको हम कहा जाता है मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जब मैजिक नंबर के न्यूक्लिया थे, तो वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है, ये चीजें नहीं बता पाया। जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहाँ पे अगर मेरा हाफ फिल हो या फुल फिल हो, तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लिखना। जैसे कॉपर के केस में हम इस तरह से लिखते हैं, दो तीन चार, और ये एस सील पकड़ लीजिए। तो सारे ही हम इस तरह से लिखते हैं कि डी और एस मैंने एक साथ ही लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से सब हाफ फिल हो जाते हैं, ना कि कोई एम्प्टी रहता है। उसी तरह से न्यूक्लियर के केस में कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। इसके बाद जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट होता है वहां पर ये चीज फेल हो गई। फिर न्यूक्लियस का स्पिन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक्सेप्ट और ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, ये ग्राउंड स्टेट में काफी हद तक यूजफुल था। लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो काफी न्यूक्लिया को ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, वहां पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इसके बाद जो मैंने मेजर किया कि सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला जो था, इसकी मदद से जब मैंने मास और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की, तो लाइटर न्यूक्लिया के लिए वो सही नहीं निकल के आई, वहां पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा था। तो यहाँ पे ये भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर पाया ये, कि वहां पे एरर क्यों आ रहा है, जबकि हेवी न्यूक्लिया के लिए तो वो चीज हो रही थी। वहां पे जो उसने एटॉमिक मास, एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी जो निकाली थी, तो वो सब चीजें सही से निकल के आई थी। तो इन तीन चार ड्रॉबैक्स थी। जैसे ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बोली थी कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो किस तरह से, कि ये न्यूक्लियर और एक क्यू है मेरा क्वाड्रापल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापल मूवमेंट। जब ये जीरो था तो स्पेरिकल फॉर्म था, फिर ये चेंज होकर इलिप्सॉइड बना, फिर इसमें थोड़ा सा डम्बेल बना, फिर दो सेपरेट हो गए,
और फिर तो दूरी हो गया। और ये जो डॉट्स डॉट दिख रहा है ये कुछ न्यूट्रॉन से जिसके अंदर से निकले हुए। ये ई क्रिटिकल का फॉर्मूला आपको याद रख नहीं रखना है इसको। और ये कुछ होता है मोस्ट फ्यूजन प्रोसेस असिमेट्रिक होता है। तो ये यील्ड और एटॉमिक मास का ये ग्राफ है। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही ग्राफ हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में देखा था, जहाँ पे ये सबसे ये वाला जो होता है ये इक्वल वाला होता है। जब अगर मैं 240 की बात करूं तो ये वाला जो होता है ये 120 पे आता है। और ये वाला ऑलमोस्ट पीक जो होता है ये 90 पे आता है। और ये पीक ऑलमोस्ट आपका 140 पे आता है। तो सिमेट्रिक हो तो दोनों एक ही मास के आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये 90 के पास और ये 140 के पास रहता है। ऑलमोस्ट 135 टू 150 इस रेंज में इधर आता है। और 85 से लेके 100 की रेंज में ये इधर आता है। और अब एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो यहाँ पे ये देखिए। हाँ, ये जो चीज है इसके ऊपर की, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा आपसे काम। कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस सिमेट्रिक इमिशन, z स्क्वायर बाय ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 44। एग्जाम में वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि एक एटॉमिक मतलब एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है, कुछ भी बोल सकता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो समथिंग है, उसका एटॉमिक मास ये है, क्या यहाँ पे सिमेट्रिक फिजन होगा, क्या यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक फिजन होगा? आप इसको चेक कर लेना। अगर ये 44 से बड़ा आता है या 44 जितना आता है तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक फिजन है। आप सिमेट्रिक वाले ऑप्शन को टिक करके आएंगे। और ये चीज आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें एक मॉडल है जिसकी हम बात करेंगे, और फिर शेल मॉडल के ऊपर आएंगे। शेल मॉडल भी काफी इम्पोर्टेंट मॉडल है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आते हैं। नेट नेट में तो आपको हर दूसरे तीसरे साल में इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कलेक्टिव मॉडल को आप छोड़ देना, कलेक्टिव मॉडल की कोई काम नहीं है। हाँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट नाम से जो लिखा था कि बेटने विथ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला है नेट के हिसाब से, बीएचयू के हिसाब से। आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले को कहा जाता है, जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था इसको कहा जाता है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, या आप इस तरह से। तो इसने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ये चार पांच अलग अलग एनर्जी से मिलके बनती है। इसकी पहली एनर्जी है वॉल्यूम एनर्जी, दूसरी सरफेस एनर्जी, तीसरी कूलम्बिक एनर्जी, चौथी असिमेट्रिक एनर्जी, और पांचवी जो है पेयरिंग एनर्जी। तो हम देखते हैं अभी कि कौन सी टर्म क्या बताती है। सबसे पहली टर्म जो होती है वॉल्यूम एनर्जी की, जो वॉल्यूम की वजह से एनर्जी आती है वहां पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो होती है ये प्रोपोर्शनल रहती है वी के। ईवी जो है ये प्रोपोर्शनल है वी के। मुझे पता है कि वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 πr³ होगा, और r³ मेरा ए के प्रोपोर्शन में आएगी। ये कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। तो वॉल्यूम एनर्जी जो होगी वो ए के प्रोपोर्शन में आएगी। और ये जो A1 है इसकी वैल्यू लगभग 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। इसके बाद वॉल्यूम एनर्जी बेसिकली किस वजह से आएगी, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस है उस वजह से। अगर एक न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा उसकी वजह से। तो उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स है मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक मास जितने, इसलिए ये जो है वो ए के प्रोपोर्शन में आती है। सरफेस एनर्जी जो आती है वो थोड़ी सरफेस टेंशन के जैसा, सरफेस के ऊपर जो होते हैं, सरफेस के ऊपर मतलब ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर नहीं, इसके यहाँ पे कि जो सरफेस बना रहे हैं न्यूक्लियस का, उन न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी आती है तो वो सरफेस के प्रोपोर्शन रहती है। और सीधे फॉर्मूला लगा के आपको आ जाएगा ये। तो यहाँ पे जो A2 आया है मेरा
उसकी एनर्जी जो होती है मतलब 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी रहती है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स की वजह से एक कूलम्बिक एनर्जी बनी रहेगी। अब ये चीज क्या करेगी, उसको बांधे रखेगी, कुछ चीजें उसको रिपेल करेंगी मतलब न्यूक्लियॉन्स को बाहर जाने में मजबूर करेंगी, कुछ एनर्जी जो है वो उसको बांध के रखेगी। वैसे ही कूलम्बिक एनर्जी है, तो कूलम्बिक रिपल्शन को मैं इस तरह से लिखता हूँ जो आपको पता है। तो इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन जाता है। अब ये चीज कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको सेपरेट लिखा है। जो बाकी कांस्टेंट्स थे उन सबको A3 के अंदर डाल के दिया है, और A3 की वैल्यू होती है आधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के कंसेप्ट को देखते हैं। सिमेट्रिक मतलब वो होता है जहाँ पे आपके जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के जितने बराबर है। जैसे आप अगर हीलियम की बात कर लें 2 4, तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। लेकिन जो बड़े एटम्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर काफी बड़ा है, 60 70 के बाद जो एटॉमिक नंबर आते हैं, तो वहां प्रोटॉन्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से जो हायर मास वाले न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। जैसे नॉर्मल एटॉमिक मास जो होता है वो ऑलमोस्ट 2Z होता है, लेकिन ये जो होता है ये 2Z से बड़ा रहता है। इसका रीजन यही है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स काफी रहते हैं। इस असिमेट्री की वजह से एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये -1 है। तो A4 जो, और A4 की वैल्यू 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है। इसके बाद सबसे आखिरी में है पेयरिंग एनर्जी, कि कैसे पेयर है आपकी, इवन इवन है, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड। इसका क्या मतलब है, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, कि आपके न्यूक्लियस के अंदर किस तरह के पेयर में है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। क्या दोनों इवन है, क्या दोनों ऑड है, क्या एक इवन है एक ऑड है। उस हिसाब से ये पेयरिंग एनर्जी डिसाइड होती है। अगर आपके अंदर न्यूक्लियस में दोनों पॉजिटिव है, तो आपकी जो पेयरिंग एनर्जी है एफ ई पी, ये प्लस में रहेगी। अगर दोनों ऑड है तो ये माइनस में रहेगी। अगर इवन ऑड में है तो ये 0 हो जाएगा। और A5 की वैल्यू जो है ये 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के बाद हम न्यूक्लियस का कंसेप्ट देखते हैं कि जितने भी आज तक हमने देखे, तो 210 200 जो भी है इलेक्ट्रॉन, 200 से ज्यादा, तो उन सब को हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं। कि जैसे जो मेरे इवन इवन न्यूक्लियर होंगे, कि जिनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इवन है, उनको कहा जाता है इवन इवन न्यूक्लियर, जो सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि सिमेट्री जो होती है वो मैटर करती है। इस सिमेट्री की वजह से सबसे ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो इवन इवन फॉर्म में आते हैं। जब इवन ऑड की मैं बात करूं, कि मेरे प्रोटॉन्स जो है वो इवन है और न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑड है, ऐसे 55 न्यूक्लिया है मेरे पास। इसके बाद जो मेरे ऑड और इवन न्यूक्लिया है, कि जहाँ पे मेरे प्रोटॉन्स जो है वो ऑड है और न्यूट्रॉन जो है वो इवन है। तो जैसे बोरॉन का केस ले लीजिए आप। यहाँ पे बोरॉन के अंदर मेरे जो प्रोटॉन्स है वो 5 है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो मेरे 6 है। इसके बाद जो मैं अगर ऑड ऑड की बात करूं, तो वहां पर मेरे न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी ऑड होंगे। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, लिथियम, बोरॉन, इसी के साथ साथ नाइट्रोजन और टीए, जिसके अंदर 73 प्रोटॉन्स है और जिसका एटॉमिक मास जो है वो 180 है। और इसके बाद जो एग्जाम के लिए यूजफुल कंसेप्ट था वो था गीगर नटशेल लॉ का, जिसके अंदर एग्जाम में
क्वेश्चंस तो है, और सीधे क्वेश्चंस आते हैं आपसे, बहुत कुछ नहीं पूछा जाता वहां पर, वो आपसे सीधा ही क्वेश्चंस पूछ लेता है वहां पे। वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज आप इस नोट से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कि गीगर नटशेल लॉ क्या है। लॉन लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉन आर। अब ए और बी ये मेरे कांस्टेंट है, और ये रिलेशन बताता है वेवलेंथ का आर के साथ, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आर भी मेरा किसी के प्रोपोर्शन में रहेगा, उस हिसाब से ये फॉर्मूला फिर चेंज होता है, बस। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सी और डी फिर से कोई ना कोई कांस्टेंट है। और ये एक ग्राफ है इसके अंदर, अभी आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो मेरा लॉन लैम्डा है, ये मेरा लॉन आर प्लस सी के फॉर्म में है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, यानी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। यहाँ पे मेरा लॉन लैम्डा है, यहाँ पे मेरा लॉन आर है। ये पहली सीरीज जो है, ये पहली लाइन, ये यूरेनियम सीरीज के लिए है। ये दूसरी लाइन जो है, ये टीएच सीरीज के लिए है। और तीसरी लाइन जो है वो एसी सीरीज के लिए है। ये पहली सीरीज, ये दूसरी सीरीज, ये तीसरी सीरीज। आपको यहाँ पे बस इतना ही चीज ध्यान में रखना है, और ये कुछ चीजें आप इनको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वैसे नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिए है। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, इस सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले जैसे उसने कहा था कि एटॉमिक मास को जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने दिया था, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा वो जेड प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन्स, और बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बस सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, तो एटॉमिक मास के लिए यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं आएगा, न्यूक्लियर मास के लिए यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो इससे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, कि बाइंडिंग एनर्जी मेरी क्या आएगी, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम जेड प्रोटॉन्स एन न्यूट्रॉन्स माइनस जो एक्चुअल मास, दैट इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, या सीधा मास डिफेक्ट ले लीजिए, यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद कि अल्फा डीके और बीटा डीके जो होता है, उसकी ये कंडीशन दे दी उसने, सारे ही बीटा डीके की कंडीशन दे दी। उसके बाद हमें एक चीज पता है कि मिरर न्यूक्लियर है, कि जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे कार्बन 611 या बोरॉन 511। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 5 हो गए, एटॉमिक मास दोनों का सेम है। तो इनके अंदर जो मास होता है a⁻²/3 के ये प्रोपोर्शन में रहता है, और ये मास पैराबोला है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर से एक इम्पोर्टेंट चीज बस यहाँ पे है, कि जो ये एटॉमिक नंबर निकल के आता है वो इस फॉर्म में निकल के आता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। एग्जाम में आपसे वो इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा, कि एक एटम है जिसका एटॉमिक मास आपको पता होगा, अब उसका प्रेफरेबल जो होगा आइसोटोप क्या होगा। कि समझो आपको एक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि कोबाल्ट का जो मास 60 दे रखा होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर, या ऐसे बोल दिया होगा एटॉमिक नंबर 27 है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, और अब इसका जो प्रेफरेबल आइसोटोप होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर उसका मास 60 निकल के आया, आप इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको नीचे दे रखा होगा, CO58, CO60, और CO की जगह पे MN बोल दे, FE बोल दे, कुछ भी बोल सकता है वो वहां पे, ठीक है।
और ये सब नोट्स में देख लीजिएगा, ये कुछ इतना काम का है नहीं पर ये फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये आपके इसमें नोट्स में दे रखा है मैंने। और ये हो गया आपका पूरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरा शेल मॉडल। अभी हम मूव करते हैं शेल मॉडल की तरफ। और इस शेल मॉडल में आपको एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इजी से है वो, इसलिए आप उसको निगलेक्ट ना कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है शेल मॉडल के ऊपर नेट में भी काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये सीरीज है, ये आपको बताता हूँ मैं आगे आने वाली सीरीज में। आगे आगे। तो दूसरा मॉडल जो है वो है शेल मॉडल। कि इसने कहा कि जैसे एटम होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ये शेल से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। तो न्यूक्लियर के केस में जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल हो गया तो उस केस में एक नया मॉडल आया जिसने कंसेप्ट दिया कि न्यूक्लियर जो होते हैं वो भी शेल्स में पाए जाते हैं। और जहाँ पे उनका नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ये सब के फॉर्म में आता है, तो वहां पे मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे एटम के केस में 2, 10 और भी कुछ चीजें हैं। जैसे इन केस में जैसे जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन इन सब का जो स्ट्रक्चर है वहां पे मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे 2, 8, 18, 2, 10, 18, 36, 54 इन सब में जैसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है वैसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे मिलती है। तो इनको कहा जाता है मैजिक नंबर्स। एग्जाम में पूछते हैं कि विच ऑफ द न्यूक्लिया हैज मैजिक नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिया हैज डबल मैजिक नंबर। तो इन नंबर्स को आप देख लीजिए। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो यहाँ पे आखिरी के 82 और 126 जब हम न्यूक्लियर सीरीज देख रहे थे, जहाँ पे डीके सीरीज देख रहे थे, यूरेनियम की हो, थोरियम की हो, एसी की हो, वहां पे जो प्रोडक्ट पीबी निकल के आ रहा था उसका एटॉमिक नंबर 82 था और मास नंबर 208 था। ये है मेरा डबल मैजिक नंबर वाला न्यूक्लियर, ये ध्यान रखिए। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। ये 82 है, यहाँ पे भी 82 प्रोटॉन है और 126 मेरे न्यूट्रॉन से, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट है। ये चीज अभी आपने नोटिस की होगी यहाँ पे। ये सबसे पहले ये मॉडल आया था, इसको अज्यूम किया था कुछ साइंटिस्ट ने, लेकिन जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सफलता थी उसके आगे ये टिक नहीं पाया। तो 1948 तक ये किसी गुमनामी में जी रहा था ये मॉडल। लेकिन इसके बाद एक क्रांति हुई। एमजी मेयर भाई साहब ने इस मॉडल को लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस नोट किए। उसने इस मॉडल को फिर से जिंदा कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग अब उसने कुछ अजम्पशंस दिए। अब हम यहाँ पर भी सेम चीज देखेंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे। इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अजम्पशंस क्या थे। कि इसने कहा कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर एक कॉमन पोटेंशियल के साथ वो मूव करते हैं। उसका बाकी न्यूक्लियस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपने उस सेंट्रल पोटेंशियल से मूव करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से वो एनर्जी लेवल के साथ फील होते हैं। उसके बाद में उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिया जो होते हैं वो पेयर होते हैं और पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं जीरो स्पिन और जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अब पेयर का क्या मतलब है कि जब भी मेरे पास इवन नंबर के न्यूक्लियॉन्स आएंगे, या तो प्रोटॉन हो सकती है या तो न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उस केस में मेरा जो स्पिन आएगा वो आएगा जीरो। क्योंकि प्रोटॉन का और
न्यूट्रॉन का स्पिन होता है हाफ। अगर एक इस फॉर्म में तो इसके पेयर में इसी फॉर्म में आएगा। हमने ये चीज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक केमिस्ट्री में, उसमें ये चीज देखते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो या ऑब्बो प्रिंसिपल हो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये चीज यहाँ पे होती है कि ये दोनों इस तरह से साथ नहीं रह सकते। इनको अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ रखना है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। एक का स्पिन अप मतलब पॉजिटिव, दूसरे का स्पिन माइनस मतलब हाफ, तो ये कंट्रीब्यूट किया 0। अब उसने और एक चीज कही कि जब मेरा एटॉमिक मास ऑड आएगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई न्यूक्लियाई मेरा अनपेयर है। अब जब ऑड ऑड न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन से उसके अंदर अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ऑड एटॉमिक मास के साथ ये सीन होता है कि वहां पे या तो प्रोटॉन अनपेयर रहेगा या तो न्यूट्रॉन अनपेयर रहेगा, डिपेंडिंग कि क्या आपका ऑड है। जब इसको लेके हमने, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट था पोटेंशियल कि जो न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं वो किस पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं था चीजें। तो क्वांटम मैकेनिकली हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि उन एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल को मैंने अज्यूम कर लिया और उसे लेके मैंने कुछ चीजें दी। लेकिन इससे मेरे बस ये दो लोअर न्यूक्लियर का ही मेरे को मतलब लोअर एटॉमिक मैजिक नंबर जो है उन्हीं के बारे में पता चला। तो फिर पोटेंशियल को चेंज किया और कहा कि हार्मोनिक पोटेंशियल होगा। लेकिन इस पोटेंशियल ने भी कुछ खास असर नहीं दिखाया। इसने भी 2 और 8 को ही रिप्रेजेंट किया। फिर वुड सेक्शन ने कहा कि नहीं भाई, तुम लोग थोड़ा सा गलत ले रहे हो। तो उसने इन्हीं पोटेंशियल को जनरलाइज कर दिया और ये फॉर्म लिख दिया। उसका पोटेंशियल इस फॉर्म में आ गया। अब इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिला और 2 8 और एक मैजिक नंबर आया 20। लेकिन जो हायर वाले थे 82 126, ये सब तो अभी भी गुमनामी में जी रहे थे, वो बता ही नहीं पा रहे थे। तो फिर जब पोटेंशियल का कंसेप्ट गया तो फिर एक चीज आई कि मेयर, जिन भाई साहब ने इसको नया जीवन दिया था, और एक्सेल जैक्सन सेस, इन सब ने स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग वाला चीज को लिया और उसको लेके मैजिक नंबर्स ढूंढने की कोशिश की। जब ये चीज हुई तो इससे सारे मैजिक नंबर्स निकल के आए। इससे पहले जो पोटेंशियल वाला कंसेप्ट था उससे जो मैजिक नंबर्स वो निकाल रहे थे, लोअर वाले तो आपको सही से मिल रहे थे, 2 8 20, किसी मॉडल से आपको 28 तक पहुंचा दिया होगा। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शन दिया वो वहां पर गलत हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैजिक नंबर्स तो ये है। लेकिन फिर यहाँ पे 28 के बाद 38 54 62, अगर ऐसे कोई मैजिक नंबर आते हैं तो इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये वहां पे गलत हो गई। तो जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का बात आई तो उसको एक सीक्वेंस में दिया। वो सीक्वेंस था ये। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। ये सब यहाँ पे दे रखा है मैंने। इससे ये सब चीजें निकल के आई और ये एक और प्रेडिक्शन दिया 184 का। अब इसका जो है वो एप्लीकेशन कहाँ आता है। अब इसका बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पूछता है आपको, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि S1s हाफ। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कोई एटम दिया रहेगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर कुछ भी दिया रहेगा, और पूछेगा कि शेल मॉडल का यूज करके J⁻P वाला जो कंसेप्ट है वो बताओ। अब J⁻P क्या है? ये मेरा हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम। और P हो गया मेरा पैरिटी। तो अब पैरिटी आपकी डिफाइन होती है P इज इक्वल टू -1 to the power L। ये L मेरा होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो मैं डिफाइन करता हूँ SPDF से। SPDF, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इससे पैरिटी निकल के आती है। और जो ये नीचे हाफ लिखता हूँ मैं, इससे मेरा निकल के आ जाता है G।
आप एग्जाम में जब भी आपको समझो आपको दे रखा है हाइड्रोजन 1 1, आप क्या लिखेंगे 1s 1/2। तो एग्जाम में आपका जे जो होगा वो होगा 1/2, ये आपका जे बन गया। एस ऑर्बिटल है, मतलब p बराबर -1 टू द पावर 0 बराबर 1 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा और ये प्लस निकल के आ जाएगा। तो 1/2 टू द पावर 1 +1। तो +1 की जगह पे आप खाली प्लस भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा आपका काम। तो इस फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे आपका इवन इवन न्यूक्लियर होता है, वहां पे जे जो स्पिन कंट्रीब्यूशन है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप 0 प्लस 0 माइनस ये वाले जो ऑप्शन होंगे उनको टिक करके आएंगे। इवन ऑड के केस में आपको चेक करना पड़ेगा, और ऑड वाला केस आपको एग्जाम में नहीं देगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस फॉर नॉलेज पर्पज आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये एग्जाम में आमतौर पे नहीं पूछा जाता है, बट ये आपको चीज पता होनी चाहिए। अब जो अचीवमेंट्स है कि भाई शेल मॉडल ने क्या अचीव किया, तो उसने ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी सारे ही इवन इवन के लिए बता दी, सही से बताई, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया। जो और एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियर थे उनके जो ग्राउंड स्टेट स्पिन थी और पैरिटी थी उनको भी वो काफी हद तक बता पाया। और न्यूक्लियर के लिए भी सेम सीन हुआ उसका। तो उसने ऑलमोस्ट हर एटम के लिए सही से ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट हो, इनको भी सेटिस्फैक्टोरीली बताया। उसने ये भी बताया मैजिक नंबर्स का एग्जिस्टेंस और क्यों स्टेबल होते हैं। उसके बाद आइसोमर जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में बताया उसने। इन सब की चीजों के बारे में क्या होता है कैसे होता है ये सब चीजें वहां पे बताई। लेकिन अब ये भी मॉडल कहीं ना कहीं फेल हुआ। अब ये कहाँ फेल हुआ कि मैंने अब बोला था कि जो और एटॉमिक मास वाले जो न्यूक्लियर होंगे वहां पे मोस्ट ऑफ द केस में उसने सही बताया। तो कुछ जगह पे तो वो फेल हुआ, ये पहला फेलियर उसका। और इवन इवन न्यूक्लियर के अंदर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को नहीं बता पाया, ये दूसरा फेलियर हो गया। कि कुछ न्यूक्लियर का एटम मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रापोल मोमेंट वो नहीं बता पाया। और वो ये चीज भी नहीं बता पाया कि जो 150 से ऊपर और 190 के नीचे वाले जो एटम्स है और 220 के ऊपर वाले जो एटम्स है उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो नहीं बता पाया। और ये जो है कि नाइट्रोजन 714, बोरॉन 510, लिथियम 36, हाइड्रोजन 12, इन लोगों को तो वो फॉर्मूले फिट ही नहीं कर पाया। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हो गए, और ये चीज तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो एटॉमिक मॉडल वाला मतलब न्यूक्लियर मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से देखिए, इस नोट्स को पढ़िए। आपको कहीं पे अगर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके ग्रुप में चीजें पूछ सकते हैं, आप मेरे नोट्स वहां पे मांग सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है, पहला है आपको स्टेबिलिटी कर्व देखना है कि स्टेबिलिटी कर्व कैसे होता है, क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा डीके कहाँ होता है। और दूसरा होमवर्क है आपको शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता करके आना है। कि शेप ऑफ न्यूक्लियस में तो तीन आते हैं, एक होता है स्पेरिकल,
दूसरा होता है ऑब्लेट और तीसरा होता है प्रोलेट। आपको इसके बारे में पढ़ के आना है। आज जो कवर किया मैंने इसमें, इसको देखना है, जानना है, समझना है। कल हम इसके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे और उन 10 से 12 क्वेश्चंस के बाद इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे और हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंटरी पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियस के अंदर सब चीजें अभी कवर हो चुकी है। इससे पहले वीडियोस में मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को कवर किया था। आपने अगर वो नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए, आपको उसका पूरा वीडियो सेट मिल जाएगा। और जहाँ पे डाउट आता है आप कमेंट कीजिए, ग्रुप्स में पूछिए, हर चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।